गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि आव्यूह का गुणा कैसे किया जाता है। तो आव्यूह का गुणन हमने सीख लिया था। अब सीखेंगे उसके गुणधर्म। तो आव्यूह गुणन के गुणधर्म, आव्यूह गुणन के गुणधर्म देखें आप। आव्यूह गुणन के गुणधर्म देखो, जैसे हमने योग के गुणधर्म पढ़े थे ऐसे ही गुणन के गुणधर्म। तो पहला है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, चलो सीखते हैं कि क्या गुणा क्रम विनिमय होता है या नहीं होता। क्रम विनिमय के लिए आपको चाहिए कि ए बी की मैं गुणा करूं तो वो किसके बराबर होना चाहिए, बी ए के। तो ए बी की गुणा बी ए के बराबर आए तो वो क्या कहलाएगा, क्रम विनिमय। लेकिन ये सभी आव्यूह के गुणा के लिए संभव नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आव्यूह है ना, ए 2/3 का है और बी है हमारा 3/1 का, तो ये गुणा हो जाएगी, संभव है। गुणा का नियम बताया था ना आपको कि पहले आव्यूह के स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर हो तो गुणा संभव है। तो अब यहाँ गुणा तो संभव है ना, लेकिन जब मैं बी की ए से गुणा करता हूं तो बी का क्रम कितना है, 3x1 और ए का क्रम कितना है, 2x3। तो अब क्या इनकी गुणा संभव है? इसका मतलब ए बी की तो गुणा संभव है लेकिन बी ए की गुणा संभव नहीं है। अब जब गुणा ही संभव नहीं है तो ये बराबर कैसे आएंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जितने भी आव्यूह आपको दे रखे हैं उन सभी का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। देखो ए बी किसके बराबर नहीं होता, बी ए के। अब ऐसा भी जरूरी नहीं कि ए बी की गुणा कर दी तो बी ए की गुणा होती नहीं, हो भी सकती है। जैसे ए हो 2/2 का, बी भी 2/2 का, तो चाहे ए को बी से गुणा करो चाहे बी को ए से गुणा करो, गुणा तो संभव हो जाएगी। परंतु ए बी किसके बराबर नहीं आएगा, बी ए के। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में ए बी और बी ए बराबर आ सकते हैं। तो ए बी और बी ए किसी विशेष परिस्थिति में ही बराबर आते हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि आव्यूह का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। नेक्स्ट, सहचर्य। सहचर्यता, चलो सहचर्यता के बारे में देखते हैं। तो सहचर्यता के लिए आपको 3 आव्यूह लेके चलने पड़ेंगे। नंबर 1 ए और 2 ले लिए बी और सी। तो ए की गुणा बी सी से की बराबर होना चाहिए ए बी इंटू में सी। अगर ये सही है तो हम कहेंगे कि आव्यूह का गुणा सहचर्य नियम का पालन करता है। तो देखो ए बी सी, अगर 3 आव्यूह का गुणन, ठीक है, पॉसिबल हो, संभव हो, तो आप उसे किसी भी तरह से गुणा करें सब बराबर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आव्यूह का गुणन सहचर्य नियम का पालन करता है। समझ में आया? ए बी सी अगर गुणा संभव हो तो ए बी सी की गुणा संभव हो तो आप पहले बी सी को गुणा करके फिर ए को कर लें, या ए बी को गुणा करके फिर सी से कर लें। समझ में आया? आप किसी भी तरह से गुणा कर सकते हैं अगर यदि संभव हो, ठीक है ना, तो सहचर्य नियम का पालन करेगा। नेक्स्ट, तत्समकता। तत्समक आव्यूह, तत्समक। अब गुणा के लिए तत्समक पढ़ रहे हैं इसलिए गुणन तत्समक लिख सकते हो, ठीक है। तत्समक आव्यूह, चलो मैंने मान लिया कि मेरे पास आव्यूह कैपिटल ए है, इसे मैं किससे गुणा करूं कि वापस से कैपिटल ए ही आपको प्राप्त हो जाए। किससे गुणा करना है? तो सिंपल सा, हमने एक आव्यूह पढ़ा था, इकाई आव्यूह, ठीक है। इकाई आव्यूह मतलब जिसका विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक, तो उसे कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं आई को ए से गुणा कर दूं तो ए आएगा, क्योंकि एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से आव्यूह में, इकाई आव्यूह का किसी भी आव्यूह में गुणा करने पर आव्यूह परिवर्तित नहीं होता, वापस से आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आई है वो आव्यूह ए का तत्समक आव्यूह कहलाएगा, इसीलिए इसे तत्समक आव्यूह कहते हैं, इकाई तत्समक आव्यूह। तो देखो, जिस क्रम का ए होगा उसी क्रम का आई हो जाएगा। अगर ए 2/2 का है तो आई भी 2/2 का हो जाएगा, ठीक है। तो जिस क्रम का ए है उसी क्रम का आई मिलेगा, तब ए इंटू आई किसके बराबर हो जाएगा, ए के, या आई इंटू ए करोगे तो ए के बराबर हो जाएगा। तो इस आई को, इकाई आव्यूह को गुणा के लिए तत्समक आव्यूह कहा जाता है, ठीक है। लास्ट, प्रतिलोम आव्यूह। वैसे हम प्रतिलोम आव्यूह की तो पूरी की पूरी प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि ये प्रतिलोम आव्यूह क्या है। तो देखो, प्रतिलोम आव्यूह, गुणा के लिए प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम आव्यूह, प्रतिलोम आव्यूह या गुणन प्रतिलोम आव्यूह। गुणा के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो गुणन प्रतिलोम भी लिख सकते हैं। गुणन प्रतिलोम आव्यूह क्या होता है? देखो, ए को आप किससे गुणा करें
कि वापस से क्या प्राप्त हो जाए आपको, आई, क्योंकि आई क्या है इसका तत्समक अवयव, यही तो परिभाषा। तो ए को किससे गुणा करें कि ए प्राप्त हो जाए, तो ए को तो ए इनवर्स से गुणा कर दो, है ना, 1/a से, ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, आई आ जाएगा। तो ए इनवर्स से गुणा करते हैं, ए इंटू में ए इनवर्स, तो आपको क्या प्राप्त होता है, आई। इसका मतलब ये हुआ कि ए का प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ए इनवर्स, ए की घात -1 है ना, इसे ए इनवर्स व्यक्त किया जाता है। तो ये कहलाता है आपका प्रतिलोम अवयव। इसे ज्ञात कैसे करते हैं वो पूरी प्रश्नावली हम 5वीं में पढ़ेंगे, बस यहाँ इतना पढ़े कि ए को ए इनवर्स से गुणा करते हैं तो आई आता है, ए इनवर्स इसका प्रतिलोम अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिलोम अवयव, ठीक है, गुणन प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स। वैसे हम प्रतिलोम अवयव जब भी बात करेंगे तो गुणन प्रतिलोम अवयव की ही बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गुणन प्रतिलोम अवयव। तो ये गुणा के गुणधर्म थे जिन्हें आपको समझना है। तो ये गुणा के लिए आपने गुणन सीख लिया और गुणा के गुणधर्म सीख लिए। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, अदिश गुणन अवयव, अवयव का अदिश गुणन। तो देखो, अगर आप किसी भी अवयव को अदिश संख्या से गुणा करें तो क्या प्राप्त होने वाला है, ये सीखना है। तो अवयव की अदिश से गुणा, अवयव की अदिश से गुणा, अदिश से गुणा। अब मान के चलो आपके पास ए कैपिटल ए एक अवयव है और एन एक अदिश राशि है। एन क्या है, अदिश राशि। तो इस एन अदिश राशि को अगर मैं ए से गुणा करूं तो मुझे अवयव एन ए प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एन ए। इस एन ए को, ठीक है, अदिश अवयव गुणन कहा जाता है, ठीक है। अदिश का अवयव ए से गुणन कहा जाता है या अदिश अवयव गुणन कहा जाता है, एन ए। अब एन क्या है, अदिश राशि, और ए क्या है, अवयव। तो एन को ए से गुणा किया जाता है। और ये प्राप्त कैसे किया जाता है, देखो, जब आप किसी संख्या को, जैसे मान के चलो ए बराबर है 2 3 1 2 और आपको 3a प्राप्त करना है, तो 3 एक अदिश राशि है, इसे a से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है। 3 को आप प्रत्येक अवयव के प्रत्येक अवयव से गुणा कर देते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये आपको 3a प्राप्त हो गया, यानी na प्राप्त हो गया। na या फिर ये कहें 3a का प्रत्येक अवयव, है ना, n गुणा होता है अवयव a का। n गुणा मतलब जैसे 3 लिया तो 3 गुणा होता है, देखो 2 का 3 गुणा, 3 का 3 गुणा, 1 का 3 गुणा, 2 का 3 गुणा, तो इसका प्रत्येक अवयव, ठीक है, इसका प्रत्येक अवयव a के अवयव से, है ना, n गुणा होगा। या फिर यहाँ 3 लेके चल रहे हैं तो 3 गुणा, n लेके चल रहे हैं तो n गुणा प्राप्त होगा। सीधा सा मतलब है कि अगर आपको एक अदिश संख्या की अवयव में गुणा करनी है तो आप अवयव के प्रत्येक अवयव में उस संख्या की गुणा कर, समझ में आया। अगर आपको माइनस, जैसे मान के चलो -a ज्ञात करना है तो फिर -a का मतलब क्या हुआ, -1 की गुणा आपको अवयव a के प्रत्येक अवयव के साथ कर देंगे, समझ में आया। तो -a की गुणा प्रत्येक अवयव के साथ कर देंगे। चलो इसके गुणधर्म पढ़ते हैं कि अदिश, है ना, कि अगर मैं अवयव से गुणा करूं तो उसके क्या गुणधर्म है। देखो, अदिश संख्या को अवयव में गुणा करने के गुणधर्म है। नंबर पहला है गुणधर्म नंबर 1, अगर मैं k की, है ना, k एक अदिश राशि, इसकी a प्लस b से गुणा करना चाहूं, a प्लस b से, a और b एक अवयव है, उन्हें आप जोड़ के गुणा करें या फिर k को इससे गुणा करके जोड़ें, सेम बात है। तो ये बराबर होता है k a प्लस k b, जहां k क्या है, अदिश राशि। अगर मुझे इससे गुणा करना हो तो इस तरह से गुणा कर लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा गुणधर्म है इसका कि अगर मुझे, है ना, किसी अदिश राशि को, जैसे मान के चलो k और l है ना, k l a है, तो आप k l a, है ना, k को l से गुणा कर लें और फिर a से गुणा कर लें, या फिर l को आप बाहर रखें और k को a से गुणा कर लें, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी k और l की a से गुणा करनी हो तो आप किसी भी संख्या को आप आगे पीछे करके, यानी अदिश राशियों को, है ना, a के साथ गुणा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो इसका,
अगला गुणधर्म है इसका k प्लस एल। अगर मैं k और l की a के साथ गुणा करूं, a के साथ, तो फिर हमें प्राप्त होगा k a प्लस एल ए। देखो या तो इन दोनों को जोड़ के इसके साथ गुणा कर दो, ठीक है, या फिर k की a के साथ गुणा करो, l की a के साथ गुणा करो, फिर उन दोनों को जोड़ दो, तो सेम कंडीशन आती है। तो ये अदिश राशि की a से गुणा या किसी अवयव से गुणा के गुणधर्म थे। अभी मैंने एक समझाया था कि अगर मुझे माइनस एक की, है ना, a से गुणा करनी पड़े तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का a प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है कि अगर माइनस a को a से गुणा करोगे तो सब क्या हो जाएगा, माइनस से गुणा। तो ये अदिश राशियों की अवयव से गुणा थी, एक गुणधर्म है उसके, ध्यान से देखो। अगर k को a प्लस b से गुणा करना पड़े तो आप k a प्लस k b कर सकते हैं। k को l a से गुणा करना पड़े तो आप k को, है ना, पहले a से गुणा करें या l को पहले a से गुणा करें, बात देखिए। अगर आप चाहें तो k और l को पहले दोनों को एक साथ गुणा करके फिर a के साथ गुणा कर दे, बात वही है, सही, ठीक है। नेक्स्ट k प्लस l, अगर दो अदिश है तो उन्हें पहले जोड़ लो फिर a से गुणा कर लो, या फिर अलग अलग गुणा करके फिर जोड़, बात सेम। नेक्स्ट माइनस से गुणा करेंगे तो सारे अवयव के जितने भी अवयव हैं वो सब ऋणात्मक हो जाएंगे या माइनस से गुणा हो जाएगी उनकी, ठीक है। इसका लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे फिर इसके सवाल करके देखेंगे, है ना। सवाल आसान है, इतने मुश्किल है नहीं। तो देखो इसका हमने ये सब चीजें पढ़ ली है ना, शून्य के भाजक, साचार रहता पंटन, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम शून्य के भाजक। एक टॉपिक है आपका शून्य के भाजक। शून्य के भाजक क्या होता है, शून्य के भाजक, देखो यदि आपके पास दो अवयव a और b है, a और b, इनका आपने गुणा किया और गुणा क्या आ गया, शून्य आ गया। देखो ध्यान से समझे, शून्य के भाजक, अगर आपके पास दो अवयव a और b हैं और उनका गुणा अनुकूल है या गुणा के लिए वो अनुकूल है और आपने गुणा की और क्या प्राप्त हो गया, शून्य अवयव, क्योंकि अवयव की गुणा अवयव प्राप्त होगी। योग की गुणा, योग अगर करेंगे अवयव का तो क्या प्राप्त होगा, अवयव प्राप्त होगा। तो यहाँ आप दो अवयव को गुणा कर रहे हैं और शून्य अवयव आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि a और b शून्य के भाजक है, ठीक है। चलो ये शून्य के भाजक हो गए। नेक्स्ट है, अगर आप घातों की बात करें, है ना, तो अगर अवयव की घातों की गणना करना चाहें तो a की पावर n-1 इंटू में a करोगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, a की पावर n। अभी समझा नहीं, तो घातांक नियम है, अवयव का घातांक नियम। तो अवयव का घातांक नियम, इसकी घात कितनी है, n-1, और किसी भी अवयव के ऊपर घात नहीं लिख रही, इसका मतलब उसकी घात कितनी होगी, 1। जब इन घातों को जोड़ोगे, गुणा में घातें जुड़ती है ना, सेम वही घातांक नियम, तो जब आप इन्हें जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा, a की पावर n। तो ये याद रखना आपको, ये है गुणा की घातों के नियम, ठीक है। तो अवयव की जो जितनी भी घातें दे रखी हैं उनका जो नियम है वो ये है कि आप इनकी घातों को आपस से जोड़ दें, जैसे सेम जोड़ते हैं, है ना। चलो अब इसके सवाल या एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो आपके पास बुक्स होगी, है ना, हमने थ्योरी इसकी कंप्लीट कर ली है और थर्ड एक्सरसाइज की लगभग सारी हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5 है ना। तो अगर आपके पास किताब हो तो ध्यान से देखना है कि यदि a बराबर दे रखा है आपको एक अवयव और b भी एक अवयव दे रखा है तो 2a माइनस 3b ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ना प्लस और माइनस, जैसा आपको प्लस समझाया था कि अवयव के क्रम बराबर होना चाहिए, संगत अवयव के साथ जोड़े जाएंगे, ऐसे ही घटाने वाला है क्योंकि आप संगत अवयव को संगत अवयव के साथ घटा देंगे, ठीक है। तो ये आपसे हो जाएगा 5वां एग्जाम्पल। छठा एग्जाम्पल देखो, b और c दे रखे हैं तो अवयव a ज्ञात कीजिए जहां ये दे रखा है और शून्य अवयव 2/3 क्रम का है। चलो मैं ये सवाल कराता हूँ एक बार छठा एग्जाम्पल, वैसे तो हो जाना चाहिए आपसे, लेकिन फिर भी एक बार छठा एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, अवयव b दे रखा है आपको, ठीक है। b बराबर दे रखा है माइनस के 2 और 0, फिर दे रखा है 3, 1 और 4, ये दे रखा है अवयव b। और अवयव c दे रखा है 2, 0 माइनस 2, 7, 1 और 6, ये अवयव c दे रखा है, ठीक है। तो अवयव a ज्ञात कीजिए जहां आपको दे रखा है 2a माइनस के 3b और प्लस के 5c बराबर 0 मतलब शून्य।
ये कंडीशन आपको दे रखी है कि अगर आप 2 को ए से गुणा करें, -3 को बी से गुणा करें, 5 को सी से गुणा करें तो आपको शून्य अवयव प्राप्त होगा। और ये शून्य अवयव जो आपको दे रखा है ये 2/3 का दे रखा है, ये भी 2/3 का शून्य अवयव है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि अवयव ए किसके बराबर होगा। तो देखो कितना इजी सवाल, मैं इसी को लेके चलूं तो 2 की गुणा ए से करनी है। अब ए नहीं पता कितना है, नहीं पता ना, लेकिन आपको पता है ए का क्रम कितना होगा। देखो समान क्रम के अवयव जोड़े और घटाए जाते हैं, तो जितना इसका क्रम है, जितना इसका क्रम है, उतना ही ए का क्रम होगा, सीधी सी बात है। और जो अवयव आपको प्राप्त होने वाला है उसका क्रम भी कितना होगा, 2/3। इसका भी देखो 1 और 2, 1 2 3, 2/3, और इसका क्रम भी कितना है, 2/3। तो ये आपको पता चला ए का क्रम भी कितना होगा, 2/3। तो 2 रो और 3 कॉलम, तो 2 रो मैंने मान के चलो ए बी सी स्मॉल में लिख लिया ना, और डी ई एफ ये मैंने मान ली। देखो 2/3 की मान ली। आप चाहे तो ऐसे भी मान सकते हैं A11, A12, A13, A21, A22 और A23। वो वैल्यू आपकी है कि आप अवयवों को क्या मान के चलते हो। या तो अवयवों की स्थिति मान लो A11 है ना, A12, A13, या फिर ABC, DEF। ठीक है, PQR जो मर्जी है वो मान लो। ठीक है, ये अवयव। फिर -3 बी की वैल्यू तो आपको दे रखी है तो लिखने मानने की जरूरत नहीं। तो -2 और 0, फिर दे रखा है 3, 1 और 4। ठीक है, फिर दे रखा है प्लस के 5C सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, 0, -2 और 7, 1, 6 ये दे रखा है। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। और बराबर में दे रखा है 0 शून्य अवयव। इस शून्य अवयव को लास्ट में लिख लेंगे कि क्या प्राप्त हो। चलो 2 की गुणा करेंगे, सब में ये प्राप्त हो जाएगा आपको, है ना। यहां से देखो तो 2 इंटू में लिखेंगे आप A B C D E F, या फिर इसको मानने की जरूरत भी नहीं होती है ना। ए तो ज्ञात करना है हमें, इसके अवयव थोड़ी ज्ञात करना है, तो जरूरत नहीं है आपको। अगर A B C की वैल्यू पूछता ना तब आपको ज्ञात करना पड़ता है कि A बराबर कितना है, B बराबर कितना है। अब यहाँ तो पूरा अवयव A ही ज्ञात करवा रहा है तो आप A को A ही रहने दो। ठीक है, 2A सवाल के अकॉर्डिंग चले तो 2A को 2A ही रहने दो, क्योंकि मुझे A ज्ञात करना है सीधा सीधा। ठीक है, तो 2A माइनस की 3 की गुणा तो सबके साथ हो जाएगी, है ना। तो या तो फिर आगे माइनस रखो या फिर प्लस कर दो। तो प्लस कर दिया मैंने, और इस 3 की सबसे गुणा हो जाएगी, -3 की सबसे गुणा हो जाएगी। तो सबसे गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6, माइनस के 6 है ना, 0, फिर 9, माइनस के 3 और माइनस के 12, फिर प्लस। अब 5 की सबसे गुणा हो जाएगी, और गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, 0, माइनस के 10, फिर 35, 5 और 6 पंजे 30, इसके बराबर शून्य अवयव। शून्य अवयव किस क्रम का है, 2/3 का। चलो, तो ये दोनों अवयव जुड़ जाएंगे आपस में, जुड़ के कितने हो जाएंगे, देखो जुड़ के हो जाएंगे 2A प्लस, जोड़ना वही है 6 और 10। देखो संगत अवयव के साथ जोड़ रहा है, तो 6 और 10 कितने हो गए, 16, माइनस के 6 और 0, माइनस के 6, फिर 0 और माइनस के 10, माइनस के 10। अच्छा लास्ट जोड़े तो 9 और 35 कितना हो गए, 44, और -3 और 5 2, प्लस के 12 और 30 कितने बचेंगे आपके, 12, अच्छा माइनस के 12 है ना, और प्लस के 30 है, तो कितने बच गए, 18, प्लस के 18 और बराबर 0 0। चल देखो क्या मिलेगा आपको, 2A है ना, प्लस के कितने बच गए थे, 16, माइनस के 6 और माइनस के 10, फिर आपके मिलेंगे 44, 2 और 80 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको ये जो अवयव है इसको पक्षांतरण कर लेना है उधर की तरफ, है ना। तो 0 में से आप किसी को भी घटाएंगे तो शून्य अवयव है आपका, ये शून्य अवयव क्या है, 0 0 0 0 0 और 0। चलो ऐसे कर लिया। तो जब आप इसे सॉल्व और ज्यादा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, ये इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2A बराबर आपके प्राप्त होगा माइनस के 16, माइनस 6, माइनस 10, फिर 44, 2 और 18। अब 2 का भाग लगा दे
तो 2 का भाग लगाएंगे, ए बराबर आ जाएगा माइनस के 1/2 और 16 माइनस के 6 माइनस के 10, फिर 44, 2 और 18। ये आपका ए आ गया। आप इसे और सॉल्व करके लिखना चाहें तो एक और तरीका है कि माइनस से सबको गुणा कर ले और 1/2 की गुणा कर दे। पूरे में गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, ये हो जाएगा प्लस के 5, ये हो जाएंगे माइनस के 22 और ये हो जाएंगे प्लस माइनस का 1 और ये हो जाएंगे माइनस के 9। तो ये 2/3 का ही आव्यूह ए प्राप्त होगा आपको, है ना। ए बराबर मिल गया माइनस के 8, 3, 5, ठीक है, और माइनस के 22, माइनस का 1 और माइनस के 9। तो आप इसे और ज्यादा आसान कर सकते हैं जब आप इसे सॉल्व करेंगे, है ना। मैंने थोड़ा बड़ा इसलिए कर लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस आव्यूह को किस तरह से घटाया जा रहा है और जोड़ा जा रहा है, ठीक है। समझ में आया, तो कैलकुलेशन है, आसान है। नेक्स्ट 7वां एग्जाम्पल है, ए बी और बी ए अथवा दोनों जिनके भी अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। ये भी आप कर लेंगे आराम से। एक्स के किन मानों के लिए आव्यूह, है ना। 8वां इंपॉर्टेंट सवाल है, 8वां करके देखते हैं, है ना। एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी थोड़ा सा बड़ा सवाल है। हालांकि इसमें से 3 नंबर की प्रश्नावली है ना, इतना बड़ा सवाल आएगा नहीं, लेकिन फिर भी इसके एग्जाम्पल आप करके देखें। चलो एक एग्जाम्पल और करा देता हूं, 8वां एग्जाम्पल देखें आप। तो एग्जाम्पल आपको छोड़ने नहीं है इसके, है ना। एग्जाम्पल 8 है, इंपॉर्टेंट है कि x के किन मानों के लिए। तो 1, x और 1 एक आव्यूह दे रखा है, इसका क्रम पता है कितना हो गया, 1/3 का। फिर एक दे रखा है 1, 3, 2, 2, 5, 1 और 15, 3, 2, 1, 2x, 1, 2x इक्वल टू दे रखा है 0। आपको बताना है कि x के किन मानों के लिए ये सही है। तो x के मान ज्ञात करने कुल मिला के, ठीक है। तो अब आप बोर्ड पे एक बार ध्यान से देखें, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है कि x 0 के बराबर दे रखा शून्य आव्यूह, और शून्य आव्यूह का क्रम जो इसका क्रम आएगा गुणा होके वो होगा, ठीक है। वैसे तो आपको शून्य क्रम दे रखा है, शून्य आव्यूह 1/1 का, है ना। 1/1 का है, यानी एक ही अवयव प्राप्त होने वाला है। उसी अवयव को आप किससे गुणा करेंगे, किसके बराबर रखेंगे, शून्य अवयव के। तो मैंने अभी आपको गुणा के गुणधर्म समझाया कि गुणा सचार्य होता। तो ए बी सी 3 हो गए ना, आप किसी को भी कैसे भी गुणा कर ले, सेम बात है, ठीक है। तो देखो इसका क्रम लिखना बहुत जरूरी है गुणा करते वक्त। इसका क्रम 1/3, इसका 3/3 और इसका 1, 2, 3, 3/1। तो पहले मैं इन दोनों की गुणा करूं या इनकी, देखो सचार्य आप कैसे भी गुणा कर लो, मैं इन दोनों की गुणा कर लूं, ठीक है। इन दोनों की गुणा कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, या आप इसकी इससे कर लें, बाद में इससे कर लें, जैसे भी मर्जी है, सेम बात है। तो चलो मैंने कहा ना मैं इन दोनों की गुणा कर रहा हूं, ठीक है। और इसकी इससे गुणा करोगे तो 1/1 का आएगा, उससे 3 से गुणा कर लेंगे। चलो तो पहले ये 2 दिख रहे हैं तो इनकी गुणा करें, जैसे भी हो, ठीक है। सचार्य होता तो देखो गुणा करने के लिए R1 लिखना पड़ेगा। मैं अब इन दोनों की कर रहा हूं, पहले इन दोनों की कर रहा था ना, अब इन दोनों की कर लेते हैं। C1, C2 और C3 ऐसे लिखना है ना। चलो तो R1 की गुणा किससे होगी, C1 से। रो की कॉलम के साथ गुणा होती है। कितने अवयव है रो में, 3, कॉलम में कितने हैं, 3। तो प्रत्येक अवयव की प्रत्येक अवयव से गुणा होगी और बीच में किस चीज का चिन्ह आएगा, प्लस का। जिसको गुणा नहीं आती वो एक बार बोर्ड पे वापस से देखेंगे। तो 1 की गुणा 1 से करेंगे, कितना आएगा, 1 प्लस के। 1 की गुणा किससे करेंगे, तो x की गुणा 2 से, तो कितना आएगा, 2x। फिर प्लस 1 की गुणा 15 से करेंगे तो कितना आएगा, 15। अच्छा, जब 1/3 की 3/3 से करते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा, 1/3 का आएगा, ठीक है। तो 1/3 का आएगा, एक पंक्ति आएगी, 3 स्तंभ आएंगे। तो पहले रो की पहले कॉलम से हो गई। अब पहले रो की किससे करेंगे, दूसरे कॉलम से करो। तो 1 की गुणा 3 से करेंगे, कितना आएगा, 3 प्लस 5 की गुणा x से करेंगे, कितना आएगा, 5x और प्लस 3 एकम 3 आएगा, ठीक है। लास्ट रो की C3 से गुणा होगी। तो 1 की 2 से करो, कितनी होगी, 2। x की 1 से करो, कितनी होगी, x और प्लस 2 की 1 से करो, 2। ये आपको अवयव मिल गया, ठीक है। ये आ गया 1/3 का। अच्छा, आपको और क्या दे रखा है लास्ट में, 1, 2x और आपके पास शून्य अवयव है 1/1 का, और ये कितना है, 3/1 का।
तो अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 का आपको अवयव प्राप्त होने वाला है, उसे शून्य अवयव के बराबर रखेंगे, समान अवयव की परिभाषा पता है, उसे सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलो सॉल्व करते हैं। तो अब ये देखो 15 और 1 कितने हो गए 16, 16 प्लस की 2x, यहां देखो 5 और 3 और 3 कितने हो गए 6 प्लस की 5x, और लास्ट में करेंगे तो 2 और 2 4, 4 प्लस x, इसकी गुणा कर लेनी है, किससे गुणा करेंगे 1 2x से, 1 2x, और ये किसके बराबर है शून्य अवयव, ये है 3/1 का, ये है 1/3 का, सॉरी 3/1 का, और ये है 1/3 का। ठीक है, एक पंक्ति है 3 स्तंभ है, और इसमें 3 स्तंभ है, तो 3 पंक्तियां हैं 1 स्तंभ है, तो 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/1 का एक अवयव प्राप्त होगा, यानी R1 को केवल और केवल C1 से गुणा करना है। ठीक है, करें गुणा, R1 को C1 से गुणा करना है, तो पहले अवयव की 1 से गुणा करो, सेम आएगा 16 प्लस 2x, फिर बीच में क्या लगाएंगे प्लस, अब 6 प्लस 5x को 2 से गुणा करो, तो 6 दूनी कितने हो गए 12, और 5 दूनी कितने हो गए 10x, हो गया ना 2 से गुणा। 4 प्लस एक्स को किससे गुणा करेंगे एक्स से, तो करो कितना आएगा प्लस के 4x और प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद और शून्य अवयव। अब देखो शून्य अवयव 1/1 का है, और ये भी 1/1 का अवयव, तो दो अवयव समान अवयव दे रखे हैं, और समान अवयव होते हैं तो संगत अवयव के बराबर होना चाहिए, मतलब जो भी अवयव आएगा वो शून्य अवयव के अवयव शून्य के बराबर होगा। ठीक है, देखो शून्य अवयव को मैंने कैपिटल 0 से डिनोट कर रखा है, तो अब जब मैं अवयव लिखूंगा तो 0 लिख दूंगा। ठीक है, आप चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अवयव है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये कितना आएगा 16 12, ठीक है, बस यही है हमारे पास, है ना 16 और 12। चलो पहले एक्स स्क्वायर लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस के कितने एक्स 10 और 4 14 और 2 16x। ठीक है, और कितने बचेंगे आपके पास 16 और 12 कितने हो गए 28, प्लस के 28 बराबर कितना आ गए 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई ना द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस के 16x प्लस 28 बराबर 0, मतलब आपकी x की जो वैल्यू है वो 2 प्राप्त होगी। कौन कौन सी होंगी द्विघात समीकरण, आप इसे गुणनखंड विधि से हल कर लें, धराचार्य लगाएंगे तो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। देखो गुणन करके देखो, गुणनखंड हो जाने चाहिए, है ना 28 है ना, जोड़ने पर कितने आने चाहिए 16 और गुणा करने पर 28, तो कितने आएंगे इसके गुणनखंड करेंगे तो देखो 28 है ना, और जोड़ने पर कितने आए 16, तो 14 दूनी 28, 14 और 2 हो जाएंगे, 14 और 2 कितने होता है 16, और 14 दूनी कितने होते हैं 28। तो चलो 14 और 2 सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस की 14x और प्लस की 2x, हो गया ना 14 और 2 16, और 14 दूनी 28 एक्स स्क्वायर प्लस की 28 बराबर 0। चलो इन दोनों में से क्या ओवेनिस्ट आ जाएगा x, तो x प्लस के कितना लिखेंगे 14, प्लस इन दोनों में से क्या ओवेनिस्ट आ जाएगा 2, क्या लिखेंगे x प्लस के 14, 14 दूनी 28, ठीक है बराबर 0। इन दोनों में से क्या ओवेनिस्ट आएगा x प्लस 14, और क्या बचेगा इधर से x प्लस की 2 बराबर 0। अब दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 0, और हमने गणित में क्या सीखा है कि किसी भी संख्या का गुणनफल 0 हो तो ये कंफर्म है कि कोई ना कोई एक संख्या उनमें से 0 होगी। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों 0 हो जाए। अब मुझे नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा 0 है, क्योंकि अगर मैंने ये कहा ना कि दो संख्याओं का गुणा 0 है तो इनमें से कोई ना कोई एक संख्या 0 होनी चाहिए, वरना कभी भी किन्हीं भी संख्याओं का वास्तविक संख्याओं का गुणनफल 0 नहीं होता। तो अब या तो मुझे तो पता नहीं, इसलिए या तो क्या लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0, या करके लिख देते हैं x प्लस 2 बराबर 0। अब वो इसीलिए तो लिखते हैं कि कोई ना कोई एक 0 है, कौन सी 0 ये नहीं पता, इसलिए बीच में क्या लगा रखा है या। तो x बराबर कितना आ गए माइनस के 14, या x बराबर कितना आ गए माइनस के 2। तो x की वैल्यू पूछी थी आपसे कि x के किन मानों के लिए, तो x के कितने मान प्राप्त हुए 2, माइनस के 2 और माइनस के 14, ये मान हमें प्राप्त हुए। ठीक है, चलो फिर 8वां एग्जाम्पल हो गया इसका। अब देखो 9वां एग्जाम्पल है ना, ये भी आप आराम से कर लेंगे। 10वां ए स्क्वायर और ए क्यूब। एग्जाम्पल तो मेरे हिसाब से आप सारे कर लेंगे, है ना। एक एग्जाम्पल 10 है, तो ए स्क्वायर निकालना हो, जैसे मैंने एक ही घाते बताया था ना, तो ए स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, घाते अलग अलग कर लो, ए इंटू में ए, घाते जुड़ दिया ना, तो ए को ए से गुणा करोगे ए स्क्वायर आएगा। ए क्यूब कब आएगा, जब आप ए स्क्वायर को ए से गुणा करोगे, 2 घात और 1 घात 3 घात,
या 3a लेके चल लो फिर, 1a 2a 3a, तीनों का मतलब सेम। तो 10वें एग्जाम्पल में जब आपसे ए स्क्वायर या ए क्यूब निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपसे ये एग्जाम्पल सारे हो जाने हैं। अब इसकी एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने कहा ना कि कोई ना कोई एक सवाल आपको इसमें से मिल सकता है। तो आसान आसान से सवाल है, हम धीरे धीरे करके एक एक करेंगे, है ना। तो इतना आपने एग्जाम्पल तक पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सवाल करेंगे 3.2 के और इसे खत्म करेंगे, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू।